हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एमएलएक्स। आज हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड का ओरिजिन एंड इंट्रोडक्शन। ओरिजिन में हम कवर करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1726 से लेके 1860 तक, बिकॉज 1860 में इंडियन पिनल कोड इनेक्ट हो चुका था। एंड इंट्रोडक्शन में हम कवर करेंगे आईपीसी एक्चुअल में है क्या, एंड देखेंगे अमेंडमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस जो आज तक की हैं, रिकमेंडेशंस जो कमिटीज होती हैं वो देखेंगे। एंड ओरिजिन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार ये स्लाइड पे थोड़ा नजर डालो। एंड जो ये स्लाइड में जो लिखा हुआ है ना, आई थिंक ये हर कॉमन मैन को भी पता होना चाहिए, बिकॉज 1600 से लेकर 1947 तक हर कोई ये बोलता है कि ब्रिटिशर्स का रूल था। ठीक है। एंड ये तीन माइलस्टोन है, 1757, 1857, ठीक है, और 1947। ये तो पता ही है हर किसी को, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए, बिकॉज 1757 1600 से लेके 1757 तक का जो टाइम पीरियड था ना, यहाँ कंपनी ऑफिशियली रूल नहीं कर रही थी। ये राइज का टाइम था कंपनी का। ठीक है। फोर्टिफिकेशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, ठीक है, लैंड्स एक्वायर कर रहे थे, बट ऑफिशियली रूल नहीं कर रहे थे कंपनी यहाँ पे। एंड 1757 से लेके 1857 तक का जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे कंपनी का ऑफिशियली रूल इस्टेब्लिश हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी का, रिमेंबर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो है वो क्राउन है वहां पे जो था, जो किंग होते थे, क्राउन होते थे, कि जो क्वीन होती थी, ठीक है, वो गवर्नमेंट होती थी। गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल नहीं था इंडिया पे 1857 तक। 1857 में रिवोल्ट होता है, ठीक है, रिवोल्ट के बाद से क्राउन का डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। एंड 1857 के बाद ही वाइसरॉय बोलते हैं, जो यहाँ पे जो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोला जाता था। एंड 1600 से लेके 1773 तक जितनी भी प्रेसिडेंसीज होती थी ना इनके यहाँ पे, हर प्रेसिडेंसी का एक अलग गवर्नर जनरल होता था, इंडिपेंडेंट। बट 1773 में जो ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ ना, कंपनी का रूल 1757 में स्टार्ट हुआ था। 1773 में क्या होता है, क्राउन कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लेके आती है। रेगुलेट का मतलब ही कंट्रोल करना होता है। ठीक है। क्राउन कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है 1773 से। तो 1773 में क्या होता है, जो गवर्नर जनरल बंगाल का होता है ना अलग से, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लग जाते हैं, और जो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज होती है ना, वो बंगाल के अंदर आ जाती है। ठीक है। 1833 में क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लग जाते हैं। ठीक है। अब बट ये टाइम पीरियड और ये टाइम वाला टाइम पीरियड जो है, दोनों कंपनी रूल चलते हैं। एंड 1857 के बाद क्या हुआ था, वाइसरॉय हो गया था। ठीक है। ये जो है ना, कंपनी राइज, कंपनी रूल और क्राउन रूल, तो ये टाइम पीरियड है, ये याद करना जरूरी है, बिकॉज 1600 से लेके 1757 तक आप जितने भी चार्टर एक्ट्स देखोगे ना, वहां कंपनी को पावर मिल रही है क्राउन से। 1757 से लेके 1857 तक के जितने भी आप चार्टर एक्ट देखोगे, उनमें एक कॉमन चीज मिलेगी, क्राउन कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए एक्ट्स लेके आ रहा है। एंड 1857 से लेकर 1947 में तो डायरेक्ट रूल हो गया था। ठीक है। अब आने लगे थे इंडियन कौंसिल एक्ट, ऐसे आने लग गए थे, उससे पहले चार्टर एक्ट्स आते थे 1857 से पहले। सो ये बेसिक ओवरव्यू है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ब्रिटिशर्स का जो रूल था। ठीक है। इसके बाद हम ओरिजिन स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन में फर्स्ट देखते हैं 1726 से लेकर 1772 तक। सो 1726 में क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे आज कंपनी के, ऐसे ही उस टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्राउन में जाके, और वो बोलते हैं कि यहाँ पे इंडिया में हमारी प्रेसिडेंसीज में जितना भी जो जस्टिस सिस्टम है ना, वो काफी अनडिफाइंड है। एंड हर प्रेसिडेंसी में अलग अलग है, कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्राउन को, एंड क्राउन क्या करता है, 1726 में एक चार्टर इशू करता है। एंड इस चार्टर को हम जुडिशियल चार्टर भी बोलते हैं। ठीक है। जुडिशियल चार्टर क्यों बोलते हैं, इस चार्टर एक्ट के बाद से तीनों प्रेसिडेंसीज में ना, जितना भी जस्टिस सिस्टम था ना, जो वो सारा एक तरह का हो गया था, मतलब यूनिफॉर्मिटी आ गई थी जस्टिस सिस्टम में। ठीक है। सिविल एंड क्रिमिनल दोनों मैटर्स में। 1726 के पहले जस्टिस सिस्टम काफी बुरी हालत थी, बट 1726 के बाद फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। इसके फीचर्स देखते हैं 1726 के।
1726 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, एक कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हो गया था प्रेसिडेंसीज में, ठीक है। कॉरपोरेशन क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे म्यूनिसिपैलिटीज होती है ना, वैसे ही कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश कर दिया था। और उसमें क्या होता था, एक मेयर होता था एंड 9 एल्डरमैन होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेयर्स कोर्ट। मेयर्स कोर्ट क्या होती थी, सिविल मैटर्स देखती थी जितने भी होते थे। इसमें कौन बैठता था, एक मेयर होता था जो चीफ जज होता था। नेक्स्ट 2 काउंसिल मेंबर, जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल होती है ना, उसके 2 मेंबर। ये 9 एल्डरमैन नहीं होते थे यहाँ पे। काउंसिल मतलब एग्जीक्यूटिव, जो कंपनी के ऑफिशियल होते थे। एंड मेयर कौन था, जुडिशियल मेंबर था, ये जुडिशियल ऑफिसर था, ठीक है। सो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव साथ में आए हुए हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या था, शेरिफ अपॉइंट कर दिया था। शेरिफ क्या होता था, ये बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर होता था। लाइक कोई सम्मन देना है किसी को, अक्यूज्ड को, या फिर उसकी प्रेजेंस कंफर्म करनी है किसी कोर्ट के सामने, तो ये शेरिफ अपॉइंट कर दिया गया था। क्रिमिनल मैटर्स के लिए एक जस्टिस ऑफ पीस की पोस्ट इस्टेब्लिश कर दी गई थी। उस वो क्या कर थी, उसमें कौन था, एक गवर्नर होता था, जो गवर्नर एंड 5 सीनियर काउंसिल मेंबर्स लिए, मतलब ये जो क्रिमिनल मैटर्स था ये एग्जीक्यूटिव ही देख रहा था पूरा का पूरा, काउंसिल मेंबर्स एंड गवर्नर। नेक्स्ट क्या था, गवर्नर एंड काउंसिल को पावर्स मिल गए थे लॉज बनाने के लिए। जितने भी लॉज होते थे वो गवर्नर बनाता था। एंड जुडिशरी के रूल्स जो भी होते थे, जजेस के जो रूल होते थे, वो सब भी गवर्नर बना रहा था। मतलब 1726 में जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है, बट इतना नहीं है। इसीलिए 1726 में क्या होता है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट तो यही है, कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन। लाइक पावर्स डिफाइंड नहीं होती थी यहाँ पे। कौन जज कौन सा केस देखेगा, कोई कहीं पे कोई रूल्स नहीं थे, रेगुलेशंस नहीं थी, तो कोई कहीं पे डिफाइंड नहीं था कि कौन सा जज कौन से केस देखेगा। एंड जज क्या करते थे, गवर्नर जनरल को भी कभी कभी उसके अगेंस्ट के जजमेंट दे देते थे। तो गवर्नर जनरल जजेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। बट 1726 के चार्टर एक्ट में क्या होता था, जो मेयर्स होते थे ना, वो डायरेक्टली इंग्लैंड से अपॉइंट होते थे। सो गवर्नर मेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसीलिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता था हमेशा हमेशा। एंड 1726 में एक चीज और हुई थी, जो लोकल नेटिव्स होते थे ना, उनके ऊपर इंग्लिश लॉज एप्लीकेबल होने लग गए थे अब। जो उनकी लोकल लॉज होती थी, कस्टम्स होती थी ना, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। इसके बाद क्या होता था, 1753 में एक नया चार्टर एक्ट आता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्राउन को, बोलते हैं कि 1726 का जो चार्टर एक्ट था ना, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। एंड हमें कुछ पावर्स चाहिए, तो वो क्राउन से पावर्स मिल जाती है उनको। और वो पावर्स क्या होती है, मेयर कोर्ट में जो जज होता था ना, चीफ जज होता था, उसको अपॉइंटमेंट करने की पावर किसको मिल जाती है, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को। जुडिशरी कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। और जो मेयर होता है वो पपेट हो जाता है किसका, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल का। मीन्स जुडिशरी पपेट हो चुकी है एग्जीक्यूटिव की। इसमें क्या हुआ था, 1753 वाले एक्ट में क्या हुआ था, जो इंग्लिश लॉज होती थी वो इंडियंस पे एप्लीकेबल नहीं होती थी। अब इंडियंस का जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना डेवलप हुआ नहीं था उस टाइम पे। सो 1753 के बाद क्या है, जो जुडिशियल सिस्टम था इंडियंस के लिए, वो काफी बुरा हो गया था 1726 के कंपैरिजन से भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1764 में क्या होता है, कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स कैसे मिल जाते हैं, बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में। कंपनी का ऑफिशियल रूल स्टार्ट हो जाता है 1757 से भी बोल सकते हो, 1764 से भी बोल सकते हो आप। कंपनी का यहाँ से ऑफिशियली रूल स्टार्ट हो जाता है, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, एक्वायर कर लेती है कंपनी। दीवानी राइट्स में 2 राइट्स इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट होता है सिविल केसेस, जो सिटीजन्स के बीच में या फिर ऑफिशियल्स के बीच में जो भी सिविल केसेस होते हैं, जो अथॉरिटी सिविल केसेस देखती है, हम कहते हैं उसके पास दीवानी राइट्स है। एंड नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होते हैं टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन की जो पावर जिसके पास, अथॉरिटी के पास, इट मीन्स उसके पास दीवानी राइट्स है। दीवानी राइट्स में 2 राइट्स इंक्लूडेड होंगे, रेवेन्यू कलेक्शन एंड सिविल केसेस को जो अथॉरिटी देखती है। ये ऑफिशियली एक्वायर कर लिए थे कंपनी ने 1764 के बाद। बट आफ्टर 2 इयर्स निजामत राइट्स को भी एक्वायर कर लिया था कंपनी ने। निजामत राइट्स में क्या होता था, मिलिट्री की पावर किसके पास है, मिलिट्री को कौन सुपरवाइज कर रहा है, सेकंड
क्रिमिनल केसेस जो होते थे जैसे मर्डर का, थेफ्ट का, जजमेंट देने का काम किसका है? जिसके पास निजामत राइट्स है। सो क्रिमिनल केसेस एंड मिलिट्री पावर निजामत राइट्स के अंदर इंक्लूडेड होती थी। सो निजामत राइट्स एक्वायर करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1772 में एक्सपेंशन हो रहा था कंपनी का, ठीक है। कंपनी का ऑफिशियली रूल स्टार्ट हो गया था। एक्सपेंशन की वजह से जो प्रेसिडेंसी टाउन था उसके पास अर्बनाइजेशन हो रहा था, ठीक है। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो प्रेसिडेंसी का जो मेन जो एरिया था उसको टाउन बोलते थे, बट उसके जो आसपास का एरिया होता था ना उसको मोफुसिल एरियाज बोला जाता था। मुफसिल एरियाज में जो लोग रहते थे उनके लिए क्या था, कोई जस्टिस सिस्टम नहीं था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होते हैं ये बंगाल के। ये क्या करते हैं, जुडिशियल सिस्टम लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और कहते हैं कि जो ये जुडिशियल सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस किया था ना, इसी की वजह से जो आज का हमारा अदालत सिस्टम है ना, आज ये है एग्जिस्टेंस में इसी जुडिशियल सिस्टम की वजह से। एंड मुफुसिल एरियाज में जो जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, उसके फीचर्स क्या थे? हर एक प्रेसिडेंसी को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट्स थी सिविल केसेस के लिए। फर्स्ट थी स्मॉल कोज कोर्ट्स, सेकंड थी मुफसिल दीवानी अदालत, ठीक है। क्रिमिनल केसेस के लिए निजामत फौजदारी अदालत इस्टेब्लिश की गई थी। इन दोनों कोर्ट्स में बैठता कौन था? इंग्लिश मैन बैठते थे जज के लिए, ठीक है। काजी और मुफ्ती वो एक्सप्लेन करते थे, जो लोकल लॉज होती थी ना वो इंग्लिश मैन को एक्सप्लेन करते थे एंड उसके अकॉर्डिंग जजमेंट दी जाती थी। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अलग सदर निजामत अदालत भी स्टैब्लिश की गई थी। ये क्या करती थी, तो ये निजामत अदालत की जो रिपील और रिवीजन का जो काम था वो इस सदर निजामत अदालत का था। मतलब हायरार्की में ये सदर निजामत अदालत इस अदालत से ऊपर थी, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश लॉज जो थे वो इंडियंस के ऊपर अब एप्लीकेबल नहीं थे एंड क्रिमिनल केसेस में हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वली ट्रीट किया जाता था। एंड लॉज कौन से एप्लीकेबल होते थे? मुस्लिम लॉज एप्लीकेबल होते थे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं 1773 से 1860 तक। 1773 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, जो क्राउन होता है ना वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए पास करता है। अब क्या होता है, क्राउन को फील होता है जो कंपनी होती है ना वो इंडिया में एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रही है। सो क्राउन क्या करता है, कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है 1773 से। 1764 से 1857 तक कंपनी का ऑफिशियली रूल चलता है, बट क्राउन कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है यहाँ से। अब यहाँ से आगे जितने भी एक्ट आएंगे ना, एक चीज कॉमन है, क्राउन कंट्रोल कर रहा है कंपनी को, ठीक है। सो 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स देखते हैं। जो बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे वेस्ट, मद्रास साउथ, ये वाली प्रेसिडेंसीज होती है ना ये बंगाल के अंडर आ जाती हैं। जो गवर्नर जनरल बंगाल का होता था वो इंडिपेंडेंट होता था, बट अब उसको बोलने ही लग जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड इसके मेंबर्स कितने होते थे? ही वाज टू बी असिस्टेड बाय 4 काउंसिलर्स। ये 4 नंबर याद रखना बिकॉज आगे भी बात होगी इसकी। एंड 1774 में क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर स्टैब्लिश कर दिया गया था फोर्ट विलियम बंगाल में, ठीक है। ये हर तरह के मैटर्स देखता था एंड ये कोर्ट ऑफ अपील था। कंपनी के जितने भी केसेस होते थे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की होती थी एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील सीधा इंग्लैंड जाती थी किंग इन काउंसिल में। तो 1773 के ये फीचर्स थे, और भी बहुत सारे थे बट हम जुडिशियल फीचर्स कवर कर रहे हैं। 1781 में क्या होता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ डिफेक्ट्स थे उनको दूर करने के लिए ये एक्ट पास किया जाता है। इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पावर दे जाती है प्रोविंशियल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने के लिए। प्रोविंशियल कोर्ट्स एक छोटे एरियाज में जो कोर्ट्स होती हैं। नेक्स्ट 1784 में क्या होता है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट अगेन वही कंट्रोल इंक्रीज करने के लिए आता है। इससे क्या होता है, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में हमने पहले पढ़े थे पॉइंट्स में 4 मेंबर्स होते थे, अब काउंसिलर्स कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं 4 से। रीजन क्या था, जो गवर्नर होता था उसको कौन अपॉइंट करता था? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो अपॉइंट करते थे गवर्नर को। एंड मेंबर्स को कौन अपॉइंट कर रहा है? इंग्लैंड से अपॉइंट होके आ रहे हैं वो।
ठीक है। एंड ये जो पीरियड है 1773 से लेके 1860 तक का, ये क्राउन एंड कंपनी का वॉर चल रहा है एक तरह से, कोल्ड वॉर आप कह सकते हैं। ठीक है। ये भी डिसीजन होता था, काउंसिलर्स हमेशा गवर्नर के अगेंस्ट ही वोट करते थे। सो कभी गवर्नर को मेजोरिटी मार्क ही मिला ही नहीं किसी भी डिसीजन के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ था, गवर्नर को मेजोरिटी मिल सके इसीलिए 4 से 3 कर दिया था। हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे मैथमेटिक्स में, बट रीजन यही था कि 4 से 3 करने का। 1793 में क्या होता है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। ठीक है। ये इनका लास्ट टाइम चल रहा होता है। ये जितने भी पहले के जो जुडिशियल प्रोविजंस थे ना, जो जुडिशियल सिस्टम चल रहा था पहले का, वो सारा रिपील कर देते हैं और मुफस्सिल टाउन्स के लिए एक नया एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करते हैं ये। ठीक है। इसमें क्या होता था, बंगाल में क्या होता था, सदर अमीन्स होते थे, सदर अमीन्स एंड प्रिंसिपल सदर अमीन्स होते थे, जो छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस देखते थे। ठीक है। सदर अमीन छोटे देखते थे, प्रिंसिपल सदर अमीन्स थोड़े बड़े वाले केसेस देखते थे। एंड इनसे अपील जाती थी मजिस्ट्रेट के पास, एंड मजिस्ट्रेट से अपील जा रही थी सेशंस जज के पास, और सेशंस जज से अपील जा रही थी निजामत अदालत के पास। ठीक है। आप देख रहे हो 5 लेवल हायरार्की बना दी थी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उस टाइम पे। एंड 1793 से लेके 1833 तक जो मेन प्रेसिडेंसी थी बंगाल, वहां पे क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन इसी इसी के अकॉर्डिंग चल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं मद्रास में क्या हो रहा था। मद्रास में वहां पे सदर अमीन्स होते थे बंगाल में, मद्रास में डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ्स होते थे। ठीक है। अपील मजिस्ट्रेट के पास जा रही थी, मजिस्ट्रेट से सेशन जज के पास जा रही थी। वहां पे निजामत अदालत होती थी, यहाँ पे फौजदारी अदालत थी। ठीक है। एंड बॉम्बे में भी ऐसे ही जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था क्रिमिनल जस्टिस का, थोड़े बहुत चेंजेस थे। तो 1833 में क्या होता है, जो 1833 का चार्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था ना, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लग जाते हैं। रीजन इज एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो गया था, कंपनी का लैंड से एक्वायर कर लिया था कंपनी ने। एंड जो नंबर थे ना मेंबर्स के गवर्नर जनरल काउंसिल के, वाज अगेन इंक्रीज फ्रॉम 3 to 4। यहाँ पे 3 से 4 कर दिए थे। इस टाइम जो 3 से 4 किए थे ना, अगेन मेजोरिटी का इशू था, बट इस बार क्या किया, जो फोर्थ मेंबर था ना, वो एक लॉ मेंबर था, लीगल एक्सपर्ट था वो। ठीक है। वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में असिस्ट करेगा। ठीक है। जो ये लॉ मेंबर था ना, फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था, लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकले। एंड इन्हीं ने इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट किया था। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया है, इसी तरह इंडियन पिनल कोड को मैकले ने ड्राफ्ट किया है। ठीक है। Among many objectives, one objective to enact Charter Act of 1833 was that मैकले जो थे वो हाउस ऑफ कॉमन्स गए थे 1833 में। रीजन क्या था, जितनी भी क्रिमिनल लॉ थी इंडिया में हर प्रेसिडेंसी में, वो उसको एक कोडिफाई करना चाहते थे एंड यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते थे। ठीक है। 1834 में क्या होता है, 1833 के चार्टर एक्ट के अंडर ही फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाता है। रीजन क्या था, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जुरिस्डिक्शन पावर्स रूल्स ऑफ एग्जिस्टिंग कोर्ट्स एंड पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स एंड इनटू द लॉज इन ऑपरेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। ये लॉर्ड मैकले के वर्ड्स है, आप रीड कर सकते हो। 1837 में क्या होता है, एक ड्राफ्ट कोड सबमिट किया जाता है गवर्नर जनरल काउंसिल में, बट उसको सर्कुलेट करने में ही 8 years लग जाते हैं। 1845 में अनदर कमीशन अपॉइंट किया जाता है, रिवाइज करता है वो कोर्ट को। एंड इस टाइम पे जो लो मेंबर्स थे बैथ्यून एंड पीकॉक, वो दोबारा से रिवाइज करते हैं इसको। आफ्टर 11 years वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट किया जाता है। एंड 1860 में 6 अक्टूबर को ये इनेक्ट होता है। ये जो एक्ट था, इसने जितने भी पुराने रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स थे, उन सबको सुपरसीड कर दिया था एंड यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ इस्टेब्लिश किया इंडिया में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। एंड वन मोर थिंग, इसका नाम है इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल एक्ट नहीं बोलते इसको, कोड का मतलब होता है कोडिफाई करना। जब कोई पुराने जितने भी लॉज होते हैं उनको अगर कोई सुपरसीड करके कोई लॉ आती है ना, तो उसको कोड बोलते हैं। ठीक है। कोड यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, कोडिफाई किया था, जितने भी पुराने लॉज थे उनको कोडिफाई किया था, इसीलिए इसको कोड बोलते हैं। सो ओरिजिन यही है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द इंडियन पिनल कोड। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज आईपीसी। है क्या।
Indian Penal Code 1860 is the official criminal code of the Republic of India. It is a complete code intended to cover all the aspects of substantive criminal law. सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ क्या होता है? सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ सी हर क्राइम के ना कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लाइक अगर हम मर्डर को कंसिडर करें, सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट यही है कि डेथ हुई होनी चाहिए। अगर आपको डेड बॉडी ही नहीं मिली है तो आप किसी को मर्डर के लिए पनिश नहीं कर सकते। सेकंड है, डेथ किसी इंटेंशन से की जानी चाहिए या फिर नॉलेज होना चाहिए आपका कि आप डेथ कोज कर रहे हो। अगर ना ही इंटेंशन है ना ही नॉलेज है तो भी क्राइम मर्डर का कंप्लीट नहीं होता है। सो हर ऑफेंस का, हर क्राइम के कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आईपीसी में क्या है, हर क्राइम को डिफाइन किया हुआ है एंड उन क्राइम की पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है। ये इसीलिए सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। इसके अगेंस्ट होते हैं प्रोसीजरल लॉ, जैसे सी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। उसमें क्या है कि अगर एक बार ऑफेंस कोई कमिट हो चुका है, उसके बाद जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, एफआईआर फाइल करेगी, जितना भी उसके बाद का प्रोसीजर, ट्रायल चलेगा, बेल के प्रोविजन है, जितना भी है वो सब प्रोसीजर में डिफाइन होता है, प्रोसीजरल लॉ में। सब्सटेंटिव लॉ में पनिशमेंट एंड डेफिनेशन होती है क्राइम की। एंड आईपीसी में 23 चैप्टर्स हैं एंड इसमें 511 सेक्शंस। सो आईपीसी का बेसिक ओवरव्यू यही है। नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट्स कितने हुए हैं एंड रिकमेंडेशंस क्या हैं आज तक आईपीसी के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीसी इसको 150 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड आज भी प्रेजेंट डे सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो उसको मीट कर रहा है, ठीक है। बट जो आईपीसी है ना वो हमारी मॉडर्न डे सोसाइटी के साथ फिट नहीं बैठ रहा है। रीजन क्या है, इसमें जो लॉज है ना वो काफी पुराने हैं एंड जो माइंडसेट था ना सोसाइटी का 1860 के टाइम पे, वो आज भी आईपीसी के प्रोविजन में हमें दिखता है। जैसे अडल्टरी का प्रोविजन था 497 था, ठीक है। इस तरह के अभी तो रिपील हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रही हैं, बट इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन है। नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट्स। इसमें आईपीसी में आज तक 78 अमेंडमेंट्स हुए हैं। लास्ट अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था 2018 में। सो रिकमेंडेशंस देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी क्या हुआ था, मई 2020 में ही जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने एक 5 मेंबर कमेटी कंस्टिट्यूट करी है। रणबीर सिंह नाम है चेयरमैन का, ठीक है। वो कमेटी क्यों कंस्टिट्यूट की है? क्रिमिनल लॉ को चेंज करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए। अब हम नीड फॉर रिफॉर्म्स में देखेंगे आईपीसी को अमेंड करने की जरूरत क्या है। जी, सबसे पहले रीजन क्या है, कॉलोनियल एरा लॉज। तो इसमें लॉज है ना जितने भी डिफाइन की गई हैं, जितने भी आईपीसी में जो ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं, वो सारे के सारे कॉलोनियल एरा के हैं। सो हमें उस टाइम का जो माइंडसेट है ना सोसाइटी का वो देखने को मिलता है आईपीसी के लॉज में, ठीक है। एंड अब पहले क्या होता था, क्रिमिनल के लिए जो थ्योरी होती थी, क्राइम को रोकने की जो थ्योरी होती थी, पहले क्या होता था, यूनिटिव होती थी। लाइक पनिशमेंट देके, डरा के आप सोसाइटी को कंट्रोल करते थे। अभी क्या हो रखा है, रिफॉर्मेशन थ्योरीज आ रखी हैं। अभी पनिशमेंट से ज्यादा रिफॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है, ठीक है। कुछ कंट्रीज में कम्युनिटी सर्विस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर कोई छोटा ऑफेंस हुआ है तो जो अक्यूज्ड है वो कम्युनिटी सर्विस करेगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, एंड उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है। सो कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा भी हो रहा है। बट आईपीसी जो है वहां पे क्या है, पनिशमेंट ज्यादा दे देते हैं। अभी भी 2018 में जो अमेंडमेंट हुई थी जो रेप को कंट्रोल करने के लिए आई है, वहां पे भी पनिशमेंट को इंक्रीज किया गया है। कोई अफेक्टिव अमेंडमेंट नहीं हो रखी है, ठीक है। सो कॉलोनियल एरा लॉज, ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड है इनफेक्टिवनेस। अभी जो क्रिमिनल्स है ना वो इसको यूज कर रहे हैं। उनको ना कंप्लीटली एक एक प्रोविजन का पता है। उनको ये पता है कि इस प्रोविजन से कैसे निकलना है। एटलीस्ट क्रिमिनल को नहीं तो जो डिफेंस काउंसिल होते हैं उनको जरूर पता है, ठीक है, आईपीसी का। और वो उसको अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं आईपीसी के प्रोविजंस को। सेकंड, पेंडेंसी ऑफ केसेस। जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफी ज्यादा रिजिड है, जो क्राइम्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग थे। ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 की। उसके अकॉर्डिंग 67.2 प्रिजनर्स जो हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होता है जिनके केस चल रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं आया है अभी, बट वो अभी भी कस्टडी में है। सो उनको बोलते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। 67.2% जो है वो इंडिया में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं।
नेक्स्ट ये 3 कमिटी है, माधव मेनन कमिटी, इसने 2007 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। बहुत सारे सजेशंस थे बट उनमें से एक क्या था, जो विटनेस एंड विक्टिम्स की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने सजेशन किया था। अभी जो करंट आईपीसी है, विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए कोई ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है उसमें, ना ही कोई ऑफेंस डिफाइन किया गया है कि अगर विक्टिम्स को प्रोटेक्शन आईपीसी नहीं देता है किसी भी तरह से। मलीमत कमिटीज ने 2003 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। इसके अकॉर्डिंग जो है, आईपीसी में क्या है, जो फोकस है ना वो अक्यूज्ड के ऊपर ज्यादा है, अक्यूज्ड के फेवर में ज्यादा है, एंड विक्टिम के जस्टिस के ऊपर फोकस नहीं करता है आईपीसी। ठीक है। नेक्स्ट, संथानम कमेटी थी। इस ये कमेटी 1962 की है। इसने उस टाइम पे सजेशन किया था कि आईपीसी की बॉडी में 2 चैप्टर्स ऐड करो नए, सोशल ऑफेंसेस एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। सोशल ऑफेंसेस में अनटचेबिलिटी वगैरह था, एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस में प्रॉफिटियरिंग था, ब्लैक मार्केटिंग था। सो इस तरह की कमिटीज थी। सो देखते हैं जो ये कमेटी अभी अपॉइंट करी है, इससे आईपीसी में अमेंडमेंट होगा या पूरा ही रिफॉर्म होगा, तो अनसर्टेन है ये सब कुछ। तो आईपीसी का ओरिजिन और इंट्रोडक्शन यही था।